तो अब अगला सत्र हमारे सामने आ गया है और इस सत्र का जो विषय है वो है विकलांग विमर्श, एक साहित्यिक परिप्रेक्ष्य। साहित्यिक कृतियों में असमर्थता की संरचना को विकलांगता की अवधारणा से जोड़ना, ये विषय है। और इसमें जो चर्चा कर रहे हैं वो हैं मॉडरेटर श्री राजेश आसुदानी जी, जिनका परिचय आपको कुछ हद तक मिल गया है और कुछ मैं दे देता हूँ। ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सहायक महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं और इनकी 4 किताबें गज़लों की प्रकाशित हो चुकी हैं। अच्छे गज़ल कहने वालों में इनका नाम शुमार होता है और मैं इस पैनल के मॉडरेटर के रूप में स्वागत करता हूं श्री राजेश आसुदानी रकीब जी का। रकीब जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। इसके अलावे सीमा, आप आइएगा एक बार स्टेज पे, सीमा को लेके आइए। इसके अलावे इस पैनल में जो साथी पैनलिस्ट हैं वो भाई रजनीश रजत हैं, जो हमारे काफ़ी अभिन्न मित्र हैं और इनका कवि गोपाल दास नीरज की गीतों पर एक शोध कार्य प्रगति पर है। मंचों पर काव्य पाठ के लिए इनका नाम आजकल चर्चा में रहता है। तो ऐसे भाई श्री रजनीश रजत जी का भी हम स्वागत करते हैं। और ये 2 लोग ही इस विषय का हैं। नहीं, ये 2 लोग ही हैं क्योंकि डॉक्टर राकेश जैन और डॉक्टर आरुणि शर्मा, अनफॉर्चुनेटली उनकी गाड़ी खराब हो गई है और उसका समाचार हमें आज ही सुबह मतलब दोपहर तक मिल पाया। तो ये 2 लोग ही हैं और ये वही अवधारणा है वॉट बट कार्ड जो डॉक्टर साहब ने, विनोद आसुदानी जी ने, हमारे मुख्य अतिथि साहब ने जिसको मेंशन किया था अपने व्याख्यान में। तो हम ये चाहेंगे कि आप 20 से 25 मिनट में आप दोनों जन बारी बारी अपनी बात रखें और फिर उसके बाद 10-15 मिनट को मुझे लगता है इस पर ज़्यादा सवाल आएंगे। तो ये एक है। और मैं सलोनी है AICB की स्टूडेंट, उनको बुलाना चाहूँगी। सलोनी है यहाँ पे? हाँ, तो सलोनी है और सीमा अरोड़ा से कहूँगी। सीमा अरोड़ा, आप श्री राजेश आसुदानी रकीब जी को स्मृति चिन्ह देंगे और पुष्प प्रदान करके उनका स्वागत करें। सलोनी जी, रजनीश जी का स्वागत करें स्मृति चिन्ह और पुष्प से। सलोनी हमारा एक बहुत ही क्राइसिस इंटरवेंशन यूनिट जो है कोर्स चलता है बहुत लंबे समय से, उसकी स्टूडेंट है, प्रशिक्षार्थी है। तालियों से नमस्कार सभी को। आ रही है ना आवाज़? हाँ जी, मैं राजेश रकीब और मेरे साथ रजनीश जी हैं। रजनीश जी नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं आप सर? बस, तो सभी लोग सुसज्ज हैं। ये 3रा सत्र विकलांगता विमर्श साहित्य में। तो मित्रों, अब तक हमने उद्घाटन सत्र के पश्चात 2 सत्रों में बात की है विकलांगता विमर्श की साहित्य में, और वो दोनों स्तंभ बड़े महत्वपूर्ण हैं विकलांगता विमर्श के। पहला स्तंभ था विकलांग लेखक, उनका साहित्य, और दूसरा जो स्तंभ था विकलांगता का चित्रण साहित्य में किस तरह से होता है। अब अमूमन रजनीश जी ऐसा है कि ये मान लिया जाता है जी कि विकलांगता विमर्श में यही 2 बातें सर्वस्व हैं जी। ये विकलांगता विमर्श हुआ पूरा। जी। विकलांगता का चित्रण कैसे हो रहा है वो हमने देखा, और विकलांग व्यक्ति खुद
स्वयं क्या लिख रहे हैं, ये भी एक बात है। जी पर मेरा ये नम्र निवेदन है, शायद ये एक नई बात कहलाए जी कि इसके अतिरिक्त भी विकलांगता विमर्श में एक चीज और है, और वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। वो इसलिए महत्वपूर्ण चीज है कि नाम से, जैसे हम कह रहे हैं, आज हम कह रहे हैं विकलांगता विमर्श, जी सर। जबकि अमूमन कहते हैं विकलांग विमर्श हिंदी में। अंग्रेजी में तो खैर डिसेबिलिटी डिस्कोर्स कहा जाता है, लेकिन हिंदी में कहते हैं विकलांग विमर्श, पर हम कह रहे हैं विकलांगता विमर्श। जी इसमें कुछ अंतर है, और वो जो अंतर है वो ऐसा अंतर है कि वो विकलांग विमर्श को एक यूनिवर्सलिटी प्रदान कर सकता है, सार्वभौमिकता प्रदान कर सकता है। वो अंतर मेरे विचार में ये है कि जो हम साहित्य पढ़ते या साहित्य लिखते हैं, उसमें अगर विकलांगता के तत्व का हम निरूपण करें, उसका विवेचन करें, विकलांगता के तत्व का, तो उस साहित्य के अर्थ कई मायनों में हमको अलग समझ में आ सकते हैं। और वो तत्व क्या है? वो तत्व, विकलांगता एक रूपक मात्र इतना नहीं है, मेटाफोर ऑफ डिसेबिलिटी, वो तो हमने देखा कि डिसेबिलिटी का चित्रण कैसे हो रहा है। वो तत्व एबलिज्म, वो भी नहीं है, हमने देखा कि भाषा किस तरह एबलिस्ट होती है। वो तत्व एक नॉर्मल बॉडी क्या है, नॉर्मल माइंड क्या है, इसका निर्धारण लेखक या समाज या साहित्यकार या पाठक करें, ये भी नहीं है, वो भी है। इसका तत्व, ये सब तो है ही जो इन दो स्तंभों में समूहित हो जाता है, पर इसका तत्व ये है, विकलांगता का तत्व जो है, विकलांगता की जो कंडीशन है, द कंडीशन ऑफ डिसेबिलिटी कंसिस्ट्स ऑफ वांट बट कांट। जी मतलब जो इनकैपेसिटी है, जो अक्षमता है, और ये अक्षमता केवल विकलांगता की बपौती नहीं है। मेरा कहना है कि अक्षमता सार्वभौम है, इट इज द ह्यूमन कंडीशन। एक इंसानों की ये मूलभूत परिस्थिति है अक्षमता, और यही अक्षमता सृजन करवाती है कतिपय साहित्य का। जी सर। नहीं है मेरे मुकद्दर में रोशनी न सही, बशीर बद्र कहते हैं, जी नहीं है मेरे मुकद्दर में रोशनी न सही, ये खिड़की खोलो जरा सुबह की हवा ही लगे। जी बहुत। तो ये बशीर बद्र कह रहे हैं, ये कोई विकलांग नहीं कह रहा है। जी तो रजनीश जी, आप क्या सोचते हैं, ये जो अक्षमता है, जी ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है साहित्य के लिए? सर, फ्रेंच लेखिका एक रही हैं सिमोन दी बोअर, जी, उन्होंने एक बात कही, हालांकि ये बात जो कही है वो स्त्री विमर्श के संदर्भ में ज़्यादा सही बैठती है, लेकिन मैं पहले कोटेशन बोलता हूँ कि औरत पैदा नहीं होती है, औरत बनाई जाती है। तो क्या हम इस प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि क्या हम विकलांगता या विकलांग विमर्श को, पहले विकलांग विमर्श को ही हम देख लें, क्या विकलांग के संदर्भ में, विकलांगता के संदर्भ में ऐसा नहीं कह सकते कि विकलांग पैदा नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति विकलांग बना दिया जाता है। बिल्कुल। तो जब विकलांग बना दिया जाता है, तो सुबह से हम सुन रहे हैं कि हमने लड़ाई लड़ी शिक्षा के लिए, हमने लड़ाई लड़ी नौकरी के लिए, तो शिक्षा और रोजगार हमें दोनों प्राप्त हो रहे हैं। ये बात और है कि बाधाएं आ रही हैं, फिर भी हो रहे हैं। और जब तक अब देख लीजिए कि जो इसे इतर, जो हमारे प्रति लोगों की सोच है कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बात करते हैं साहित्य के दृष्टिकोण से कुछ ऐसे पात्रों पर। उषा प्रेमदा का एक बहुत ही चर्चित उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें। हाँ सब वहाँ समर्थ हैं जी। सुषमा समर्थ है हर मामले में, वो नौकरी करती है, प्रोफेसर है, घर चलाती है, लेकिन आप देख लीजिए उसका विवाह नहीं हो पाता है। यदि उसका विवाह हो गया तो जो सुषमा का घर है वो नहीं चल पाएगा। दृष्टिबाधितों को और अन्य विकलांगों को भी इसी दृष्टिकोण से देखा जाता है, अक्सर हम सब ने पढ़ा है। तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या हम इसको हम सुषमा को विकलांग नहीं कह सकते, लेकिन क्या ये डिसेबिलिटी
जैसे डिस्कोर्स में शामिल नहीं किया जा सकता है। आप त्यागपत्र एक बहुत ही चर्चित उपन्यास है, मनोवैज्ञानिक लेखक जैनेंद्र कुमार का, बहुत ही अपने आप में उस जमाने में उपन्यास लिखा गया है, स्वतंत्रता से पहले का उपन्यास है। और उस जमाने में देखिए कि जो एक पात्र है, क्या नाम है, मृणालिनी, तो मृणाल बुआ जो है, प्रमोद की बुआ, और प्रमोद देखिए कि वो एक न्यायविद बनता है, वो न्याय दिलाने का काम करता है। लेकिन उससे पहले जो घटनाएं घट रही हैं मृणाल के साथ, उसके हम उम्र किसी से जो प्रेम करती है किसी लड़के से, उसके साथ उसका विवाह नहीं हो पाता है, और उसके घर में जो उसके साथ अत्याचार होता है, क्योंकि विकलांगों के साथ भी तो शोषण होता ही है ना, हर दृष्टिकोण से, चाहे आप निम्न स्तरीय देख लीजिए या उच्च कोटि की देख लीजिए, थोड़ा देख लीजिए, कम देख लीजिए, शोषण तो शोषण ही है किसी भी स्तर से। जो कमजोर होता है उसके साथ ही तो शोषण होता है। तो जो मृणाल के साथ शुरू से अंत तक जो भी घटनाएं घट रही हैं, क्या हम उनको विकलांगता की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं? जी रजनीश जी, आपने 2 उदाहरण दिए, उषा प्रेमनंदा जी का 55 खंबे लाल दीवारें जी, और जैनेंद्र कुमार जी का उपन्यास त्यागपत्र। जी सर। तो ये जो अक्षमताएं हैं जो निरूपित हुई हैं इन कृतियों में, जी, तो मेरा यही कहना है, जो मैं समय समय पे कहता रहता हूँ, कि साहित्य की आप अमूमन कोई भी कृति उठा लें, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे कविता ही क्यों ना हो, आपका तो शोध कार्य गीतों पर चल रहा है, हम गीतों पर भी आएंगे। जी सर, सर। तो उनका जो सार तत्व आपको मिलेगा वो वही सार तत्व है जो विकलांगता का सार तत्व है। जो अक्षमता, चाहे वो शारीरिक या मानसिक मेडिकल मॉडल से हम देखें, इम्पेयरमेंट जिसको कहते हैं लॉ की भाषा में, उस तरह से आई हो, या जैसा आपने कहा, सिमोन डी बायर ने कहा, जैसे स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है, तो ये मैं ये कहूँगा ये पार्शियल ट्रुथ है। क्योंकि देखिए शारीरिक रियलिटी पुरुष और स्त्री की है तो सही, पर उसका जो रोल है वो डिफाइन कर दिया जाता है पुरुष और स्त्री का, इस अर्थों में स्त्री बनाई जाती है। तो विकलांगता भी इस तरह बनाई जाती है। देखिए इम्पेयरमेंट है तो, जैसे हमारी आंख से दिखता नहीं, ये सत्य है, लेकिन इसका जो डिसेबिलिटी में रूपांतरण होता है, विकलांगता में जो अक्षमता में इसका जो रूपांतरण होता है, वो हमारे सामाजिक आर्थिक न्यायिक ढांचे द्वारा किया जाता है। तो इन अर्थों में विकलांगता भी बनाई जाती है, और उससे उपजी जो अक्षमता है, जो एक टेंशन है, जैसा डॉक्टर विनोद आसुदानी जी ने अपने कीनोट एड्रेस में भी कहा, वांट बट कांट, कुछ हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं हम करें, या समाज चाहता है कि ये व्यक्ति ऐसा करे, तो वो जो वांट है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, पर उसके बाद आता है बट कांट, पर कर नहीं पाते, जी, कर नहीं सकते, करने नहीं दिया जाता। तो ये जो एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, अमूमन आप कोई भी साहित्यिक कृति उठाकर देख लें, वो कहते हैं ना, एक शेर है साहब कि जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में, जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में, गजल है नाम उसका शायरी में। बहुत सही, बहुत सही। तो चाहे आप नीरज जी का गीत है, बहुत फेमस गीत, सबने सुना होगा, रजनीश जी, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार दे। ये अक्षमता नहीं तो क्या है जी? आप कोई और गीत उठाएं, और कविता उठाएं, और कोई चीज उठाएं, मैं तो दावा करता हूं कि 90% साहित्य जो है वो अक्षमता से उपजा हुआ साहित्य है। तो इस अक्षमता को अगर हम नहीं समझेंगे, और वो डिसेबिलिटी डिस्कोर्स का एक लॉजिकल एक्सटेंशन है अक्षमता को समझिए। रजनीश जी कुछ आप कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था सर कि देखिए सर, एक नाटक एकांकी है जी, विपिन कुमार अग्रवाल की। उस एकांकी का जो शीर्षक है, अगर शीर्षक पर हम ध्यान देते हैं 3 अपाहिज, तो लोगों के दिमाग में यही आएगा कि 3 अपाहिज हो गए और उसकी कहानी हो, उनकी कहानियां होंगी, है ना, वो जो घटना के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं वो लिखी गई होंगी। लेकिन सत्य ये नहीं है। सत्य तो ये है कि आलस, जो आलसपन उसमें दिखाया गया, झूठ और कुतर्क और कामचोरी, ये उसमें निहित है नाटक में। और देखिए जो कल्लू खल्लू
और गुल्लू जो पात्र रखे गए हैं, और उसमें ये देख लीजिए कि समाज का वो मतलब समाज में विपिन कुमार अग्रवाल दिखाते हैं कि समाज में ये जो पात्र हैं वे किसी काम के नहीं हैं, उनसे कोई काम नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि वे अपनी हेकड़ी से, ये सभी पात्र अपनी हेकड़ी से कुतर्क को भी तर्क में बदलना चाहते हैं। तो अब ये देखिए जो सर आप जो ये आपने जो विषय उठाया है, जो जिस विषय पर हम बोल रहे हैं, क्या ये विपिन कुमार अग्रवाल हमारे इस विषय को पुष्ट नहीं कर रहे हैं? या समाज में बताना नहीं चाहते कि केवल शारीरिक विकलांगता ही विकलांगता नहीं है? बिल्कुल है ना, क्योंकि सर हमने जो कुछ भी पाया है अभी भी समाज शारीरिक विकलांगों ने जो कुछ भी पाया है सरकार से, समाज से, हमने सबको मजबूर किया है, तब हमारी प्रतिभा को पहचानने की कोशिश की गई है। जी सर। तो यही बात है, कोई भी व्यक्ति, जैसे उन्होंने कहा विकलांग तो कोई भी हो सकता है, हर मिनट में कोई विकलांग हो रहा है, बिल्कुल ये बात तो ठीक है, लेकिन विकलांगता का अनुभव हम हर व्यक्ति 7-8 अरब व्यक्ति हैं इस दुनिया में आज, तो 8 अरब व्यक्ति डे इन एंड डे आउट विकलांगता का अनुभव तो करते हैं। आपको बस में चढ़ना है, लाइन लगी पड़ी, आप नहीं चढ़ रहे, विकलांगता का अनुभव है ये। आपकी कोई चीज खो गई है, आपको नहीं मिल रही है, विकलांगता का अनुभव है। आप बच्चा चाहते हैं, कपल बच्चा चाहता है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, कहां दर बढ़िए, विकलांगता का अनुभव है। और इस विकलांगता के अनुभव को ही लेखक अलग अलग कृतियों में अलग अलग ढंग से निरूपित करते चले आते हैं। 90 से ज्यादा प्रतिशत से, तो ये अगर हम कर लें, अब सवाल ये है रजनीश जी, डिसेबिलिटी डिस्कोर्स का हम ये एक्सटेंशन अगर कर लें इस तरह से, मेरे ख्याल से सबको स्पष्ट है बात कि हम क्या कह रहे हैं, तो इससे हमें हासिल क्या होगा? इससे पहली बात तो ये हासिल होगी कि जो विकलांगता विमर्श है वो एक मुख्य धारा की समालोचना का अंग कहलाने के सर्वथा योग्य होगा। हाँ ये सर, क्योंकि आज भी जैसा कह रहे थे यहाँ सिसोदिया जी भी कह रहे थे कि आज भी मंच पर जाते हैं, उनकी विकलांगता विमर्श की बात मत कीजिएगा, तब आपको अध्यक्ष बनाएंगे प्रोग्राम का, है ना। तो आज भी मार्जिनलाइज हाशिए पर हैं हम अगर इस विकलांगता के तत्व को निरूपित करते हैं साहित्यिक कृतियों में, तो मैं तो कहूंगा मार्क्सिस्ट डिस्कोर्स, फेमिनिस्ट डिस्कोर्स, यहां तक कि साइको एनालिटिक डिस्कोर्स से भी आगे की चीज होगी डिसेबिलिटी डिस्कोर्स। सही बात है सर। और इससे हमें आज तक जो हम समालोचना करते आए हैं साहित्यिक कृतियों की, उनमें कई सारी छिपी परतों का पता चलेगा। जैसे गाइड एक उपन्यास है, इस पर फिल्म भी बनी हुई है R.K. नारायण का, है ना। तो गाइड को अगर आप अक्षमता की दृष्टि से सोचें, डिसेबिलिटी डिस्कोर्स की दृष्टि से सोचें, कोई वहां विकलांग तो है नहीं पात्र, ना ही लेखक विकलांग था, लेकिन गाइड में जो फंडामेंटल इनकैपेसिटी है राजू की, उसका जो नायक है, उसकी अक्षमता यह है कि ही कैन नेवर बी ऑथेंटिक। टूर गाइड के रूप में, प्रेमी के रूप में, या एक रिलीजियस गुरु के रूप में वो कहीं भी अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं ढूंढ पाया अंतिम समय तक। तो ये एक बहुत बड़ा एक विवेचन हो सकता है डिसेबिलिटी डिस्कोर्स का। आप गीतांजलि, टैगोर की गीतांजलि उठाइए, वहां आपको आध्यात्मिक अक्षमता के दर्शन होंगे हर गीत में, कि प्रभु हमको अपना ले, हम प्रभु तुम्हारे लायक नहीं हैं। ये तो सवाल ये है कि आप अगर इस दृष्टि से साहित्यिक, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय, क्या है अक्षमता नहीं है तो क्या है उनका जो लव अफेयर है अम्मू और क्या वेलु कुछ नाम होता है, वेलु था, इनका जो लव अफेयर, इस तरह की कई कहानियां आपको मिल जाएंगी। प्यार होता है पर परवान नहीं चढ़ पाता, क्यों? तो ये अक्षमताएं कण कण में बसी हुई हैं। ये एक, मैं तो कहूंगा कायनात का एक मूलभूत तत्व बन चुकी है अक्षमता। तो आप कोई कृति उठा लें तो इससे हमको एक बात तो ये मिलेगी रजनीश जी सर, कि हमारा जो डिसेबिलिटी डिस्कोर्स है, इट विल अर्न अ प्लेस ऑफ प्राइड इन द लिटरेरी डिस्कोर्स। आप क्या सोचते हैं सर? बिल्कुल, आप ये जो बात कह रहे हैं, अब हम सर मुझे लगता है कि कविता, क्योंकि सर मेरा विषय है कविता पर, और मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को बहुत फॉलो करता हूँ, उन पर मेरा थीसिस क्या है। तो देखिए वो जो आग्रह कर, हम समर्थता और असमर्थता की बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं, एक शेर है,
बल्कि मैं 2 शेर सुनाना चाहूँगा इसमें। अच्छा। उसको आप समझें कि वो कहते हैं कि 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, जी सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिया। क्या बात। पत्थर क्यों उठा लिए? एक तो ये सवाल यहाँ उठता है। सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए और संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, मैंने उन्हीं में बांसुरी के सुर बना लिए। क्या बात, और क्या एक तो बहुत ही, अब देखिए किस, ये संटी जो है ये निशक्तता का परिचायक तो नहीं है, हम लोग निशक्त तो नहीं हैं, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, सर आप ही आपका उदाहरण दें तो, सिसोदिया सर का उदाहरण दें तो, दयाल सर का उदाहरण दें तो, जितने जो दिग्गज लोग बैठे हैं ये सब संटी की तरह ही थे और उठ के फिर हम लोगों को बना रहे हैं। ये बड़ा काम है। वहीं आप एक और शेर जो वो लिखते हैं बहुत, कि पूरी धरा भी साथ दे, वो साथ क्यों मांग रहे हैं जी। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे जरा भी साथ तो और बात है। और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। क्या बात। आप ये समझिए, ये इसको बोलते हैं डिसेबिलिटी डिस्कोर्स असल में। जी बिल्कुल रजनीश जी। और जो हम जिस भी तरह से साहित्यिक कृतियों की समालोचना करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कई बार उसका इंटरनल लॉजिक, उसका जो फॉर्म है, उसकी जो भाषा है, ये भी अक्षमताओं की द्योतक होती है। आपने तो पोस्ट मॉडर्निस्ट नॉवेल होता है, उत्तर आधुनिक काल का जो उपन्यास है, फ्रेगमेंटरी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, कि कहीं ना कहीं भाषा की असमर्थता को अभिव्यक्त करता है, जो हमारे मन को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर सकती। चरित्र चित्रण है, चरित्रों का जो विकास है, वो अमूमन अक्षमताओं का द्योतक होता है कि किस तरह एक चरित्र, एक पात्र अपनी कौन सी क्षमता पर काम करना चाहता है, कौन सी क्षमता को कैसे विकसित करना चाहता है और उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। उसका जो थीम है, थीम तो हमने थीम की तो बात कर ही ली, प्लॉट जो है, जो कहानी है, अब किसी भी एंगल से उसको उठा के देख लें तो आपको सर्वव्यापी अक्षमताओं के दर्शन होंगे। और लेखक का ये प्रयास होता है, पाठक का ये प्रयास होता है, रीडर का प्रयास होता है, उस कृति का प्रयास होता है, कहाँ तक और कितना उस अक्षमताओं को दूर कर सकता है वो परिस्थिति, वो कॉन्फ़िगरेशन, वो सर्कमस्टेंस जो है, कहाँ तक उस अक्षमता से पार पा सकता है। और फंडामेंटल जो अस्तित्ववादी अक्षमता है, बच्चन ने कहा इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। तो ये अक्षमता उस पार। वैसे ये बात बता दूं रजनीश जी, जब मैंने अपनी किसी प्रिया को ये बात बताई तो ये मधु कौन है, बोले मैं तो ठीक हूं लेकिन ये मधु, मैंने कहा नहीं मधु, बस समझाया फिर मधु, अच्छा हाँ अच्छा ठीक है। तो ये भी बड़ी अक्षमता हो गई, मधु कौन कहाँ से आ गई, तो उस पार न जाने क्या होगा। तो अब सवाल ये है कि कई चीजें सुखांत होती हैं, ट्रेजेडी नहीं होती। आप कहेंगे समस्त साहित्य तो ट्रेजेडी नहीं है, तब आप कौन सी अक्षमता की बात कर रहे हैं। तो जो सुखांत कहानियां हैं, सुखांत कविताएं हैं, सुखांत उपन्यास हैं, वो जूझते तो अक्षमता से ही हैं। अंत में लेखक एक सुंदर स्वप्न के रूप में सुखांत प्रस्तुत करता है कि यह अक्षमता पर भी पार पाया जा सकता है, हमारे पात्रों ने पार पा लिया इस अक्षमता से, इस अक्षमता को। तो ये जो सुखांत आता है अंत में, वो एक स्वप्न सा आनंद है, ऐसा मैं कहूंगा, या वो हस्त मैथुन सा आनंद है। इट इज अ मास्टरबेटरी प्लेजर जिसको आप कहेंगे। सर एक बात यह है कि यदि चीज़ें समर्थ होती हैं या लोग समर्थ होते, तो समर्थ तो चलिए ठीक है सर, हैप्पीनेस के लिए चीज़ें लिख देते हैं, जो खबरों की तरह सुना देते हैं, लेकिन यदि असमर्थ नहीं होते, समाज यदि असमर्थ या कोई भी विमर्श तभी विमर्श के रूप में जागृत है देश दुनिया में, क्योंकि वो असमर्थ है। यदि समर्थ होता तो फिर उस पर लिखा ही क्यों जाता। बिल्कुल, कहते हैं कि ऑथर लिफ्ट्स द पेन ओनली व्हेन द सेंसिबिलिटी इज हर्ट। तो एक अक्षमता का एक और रूप यह है ऑथोरियल इनकैपेसिटी, जिसको हम कहेंगे कि जैसे डॉक्टर सलमान अख्तर ने भी कहा है कि जो शायर है वो अपनी साइकोथेरेपी करने के लिए शायरी करता है,
उसको पढ़ के आपको मजा आ जाता है, ये तो उसका साइड इफेक्ट है। आपकी भी साइकोथेरेपी हो जाती है उससे कई बार। तो वो जब एक लेखक कहीं ना कहीं अपने आप को वो करने में अक्षम पाता है, जैसे कहते हैं ना, दोज हु कैन दे डू एंड दोज हु कैनॉट दे राइट। तो ये भी एक बात होती है। तो लेखकीय अक्षमता जो है, ऑथोरियल इनकैपेसिटी से शुरू होके बात आती, और रीडर की भी इनकैपेसिटी, वो कैथारसिस जिसको कहा है एरिस्टोटल ने, वो कैथा, आप ट्रेजेडी पढ़ते हैं, दुखवादी है आपको, लेकिन पढ़ के अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? अच्छा चलो, मैं तो कई बातें नहीं कर पाता, ये इतने बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते शायद, तो अच्छा बढ़िया लगता है। सफरिंग लव्स कंपनी। तो ये कैथारसिस जो पाता है पाठक पढ़ने से, तो वो एक पाठक की भी असमर्थता है जो उसमें कहीं ना कहीं घुल मिल गई है। विकैरियस प्लेजर प्राप्त करता है पाठक। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। लेकिन हम, हाँ रजनीश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं कह रहा था हम 25 मिनट में अपना सेशन समाप्त करने में लेकिन समर्थ हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, आप अपनी प्रिया के सेंस ऑफ ह्यूमर को समझने में समर्थ नहीं है। बिल्कुल। अरे साहब, बिल्कुल नहीं, वो सेंस ऑफ ह्यूमर से नहीं कहा, शक से कहा। सेंस ऑफ ह्यूमर से कह, भाई हर एक की स्तर होता है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर हम समझते हैं। जी, बिल्कुल, वांट्स बट कांट। हम लोग सर दर्शकों की ओर घूम जाते हैं एक बार, जी उनके सवाल ले लेते हैं। जी, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासाएं हैं? या इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हो? सहमत है तो, ना सहमत है तो भी आप बता सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। सहमति असहमति की बात ही नहीं है। बहुत अच्छी चर्चा रही है, और राजेश सर तो अपने अव्वल थिंकर हैं, और बहुत हेल्पफुल है ये कॉन्सेप्ट, बिल्कुल। और इसको तो एक सार्वभौमिक तरीके से इस्तेमाल सब साहित्य में किया जा सकता है, और वो एक तत्व है निश्चित रूप से। उसको हम डिसेबिलिटी डिस्कोर्स कहें या कोई और भी नाम दे, ये विषय विचारणीय हो सकता है। परंतु मेरा ये प्रश्न है कि अगर हम इसे डिसेबिलिटी डिस्कोर्स का एक मूल तत्व माने, विकलांगता विमर्श का, तो जो स्पेसिफिसिटीज़ है, स्पेसिफिसिटीज़ ऑफ द डिसेबल्ड बॉडीज़ और माइंड और सेंसेस, उसको हम लोग कैसे फोरग्राउंड करेंगे, एंड ऑल्सो द एक्सपीरियंसेस। मैं कहूँगा कि जो विकलांग जन के अपने अनुभव हैं, शारीरिक मानसिक, जिससे भी विकलांगता है, उस अनुभव और उनकी एहसासों को हम कैसे बयानी करेंगे, उनको हाईलाइट भी करना, उनको स्पेसिफिकली पिन पॉइंट भी हमें करना है। तो उसको अलग कैसे देखते हैं, क्योंकि वांट कांट तो बहुत जनरल यूनिवर्सल हो गया। स्पेसिफिक पे हम कैसे आएंगे? मटेरियल एक्सपीरियंस और एम्बॉडीड एक्सपीरियंस की बात करनी हो तो डिसेबल्ड की। जी, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उपस्थित किया है। बिल्कुल ये सही बात है, ये खतरा तो है। लेकिन मेरे विचार में पहली बात मैं ये कहूँगा कि ये डिसेबिलिटी डिस्कोर्स का ही एक मूल तत्व है। इसको हम अलग नाम देने की जुगाड़ न करें, क्योंकि जैसा अभी हमने कहा कि विकलांगता का जो मूल तत्व है वो कहीं ना कहीं एक अक्षमता है। तो हम इसको जब यूनिवर्सलाइज कर रहे हैं, काफ़ी जनरल चीज़ है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ कदापि ये अर्थ नहीं है कि जो पहले 2 सेशन हुए हैं, जैसे विकलांग लेखक और फिर विकलांगता का चित्रण, स्पेसिफिक जो बॉडी और माइंड के एक्सपीरियंसेस हैं, बिल्कुल उनको अंडरमाइन करना कहीं भी उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये डिसेबिलिटी डिस्कोर्स का विस्तार है। हम उसको अलग अलग परिस्थितियों में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर हम जो विकलांगों के अनुभव हैं, उनका जो निरूपण है, उनका जो इवन चित्रण है, उसको भी हम कहीं भी किसी भी तरह से नज़रअंदाज करने की नियत रख के ऐसा करें, ऐसा नहीं है। वो एक बिल्कुल, जैसे मैं कहता हूँ, 3 स्तंभ हैं डिसेबिलिटी डिस्कोर्स के, और वो तीनों स्तंभ अपनी अपनी जगह पे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो तीसरा स्तंभ हमने यहाँ आगे आपके रखा है, तो इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि पहले 2 स्तंभ अपनी जगह बिल्कुल सुदृढ़ हैं, पर इनको आगे ले जाने के लिए डिसेबिलिटी डिस्कोर्स का जो विमर्श है उसको सार्वभौम करने के लिए
और मैं फिर भी ये नहीं कहता हूं कि 100% साहित्य पर यह लागू होगा, नहीं। 1-2% ऐसी रचनाएं मिल सकती हैं जो इस अक्षमता के ढांचे में फिट नहीं होंगी, लेकिन वो भी हो सकती हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो। लेकिन चलिए ना भी होंगी, कोई परेशानी नहीं, 95%। लेकिन जो स्पेसिफिसिटी है डिसेबिलिटी की, उसको कहीं भी हम लोग अंडरमाइन बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए, और उसका अपनी जगह मकाम है साहित्य में। और उस जैसे लिटरेचर ऑफ प्रोटेस्ट, उसका भी अपनी जगह मकाम है, वो पहली स्थिति हो सकती है। उसके बाद जो स्पेसिफिक डिसेबिलिटी एक्सपीरियंसेस, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और डिसेबिलिटी का चित्रण, डिसेबिलिटी एज ए मेटाफोर, डिसेबिलिटी एज ए नैरेटिव प्रोसेसेस, ये सारी जो चीज़ें आगे आई हैं, इनका बिल्कुल अपना अपना महत्व है। लेकिन एक इसका एक्सटेंशन डिसेबिलिटी डिस्कोर्स का, जो हमें आगे ले जा सकता है और जो हमें सर्वव्यापी बना सकता है, उस दृष्टि से यहाँ इस बात की चर्चा हुई। सर मैं एक चीज़, दो चीज़ कहना चाहूँगा सिर्फ इसमें। एक तो ये भी देखिए कि WHO ने भी माना है कि हर परिवार का चौथा व्यक्ति जो है वो डिसेबल्ड होता है। तो वो शारीरिक डिसेबिलिटी की बात तो नहीं कही है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से स्त्री विमर्श, विशेष रूप से दलित विमर्श, विशेष रूप से आजकल किन्नर विमर्श भी चल पड़ा है, उसकी तुलना में देखा जाए तो विकलांगता विमर्श बहुत कम लिखा जाता है। एक यह भी कारण है क्योंकि किसी को अद्भुत नहीं, हम लोगों को अद्भुतास बना दिया जाता है, रवि किशन के शब्दों में, जी, है ना जी। और विकलांगता विमर्श जो है आज भी पूरी तरह हाशिए पर है। इसका मैं आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट अगर कहूँ, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ 100 कहानियाँ आप चुनाव करें, चाहे खुद करें या बड़े बड़े लेखकों ने जो संकलन किए हैं वो देखें, क्या उसमें आपको विकलांग पात्रों की कहानियाँ कभी मिलती हैं? क्या विकलांग लेखक की कोई कहानी मिलती है? मैं शर्त लगाता हूँ कि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ 100 कहानियों का इंतखाब अगर आप करने बैठें, करवाई, जो पब्लिश्ड सिलेक्शंस भी हैं, बेस्ट स्टोरीज ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो भी जहाँ से भी आप देखें, नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कतई एक आध मिल जाए तो वो बहुत खुशी की बात होगी। तो अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो डिसेबिलिटी डिस्कोर्स टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। वी विल नॉट बी एबल टू टेक ऑफ अगर हम उसके इसेंस को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो। जी जी जी, एक सवाल बस। नमस्कार, मैं मेरा कोई सवाल नहीं है, एक छोटी सी टिप्पणी कर रहा था मैं। अपना नाम बता दें। जी, मैं शुभम बात करता हूँ। ये जो अभी बस मैं एक टिप्पणी छोटी सी कर रहा था कि जैसे कि बात आई कि ये एक्सटेंशन है, ये एक तीसरा स्तंभ है और फुल डिसेबिलिटी डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने की बात है। मैं कमोबेश वही बात कहना चाह रहा था जो दीपक जी ने अभी कही अपने सवाल के रूप में, लेकिन ये है कि अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसी कहानी है, जैसे मान लीजिए किसी की बायोग्राफी है, बायोग्राफीज में कोई फर्श से अर्श तक पहुंचने की जो दास्तान है, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिसिटीज हो सकती हैं, यू नो, कि जिसमें आप लाइब्रेरी के लिए की सुविधा से एक सेल्फ मतलब शेल्फ बुक्स को शेल्फ में रख सके। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभी भारत में काम बहुत बाकी है और अभी बड़ी रूडिमेंट्री और एलिमेंट्री स्टेज पर है अभी डिसेबिलिटी डिस्कोर्स। तो और अभी बरामद लिटरेचर करना पहले तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कम भी लिखा जा रहा है और बहुत कम सेलेक्ट लोगों तक, कारी तक या पढ़ने वाले तक पहुंच भी रहा है। तो अभी तो हम कलेक्शन की स्टेज पर हैं, बरामदगी की स्टेज पर हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें लिखना और पहुंचना और उसका संकलन, ये इस स्टेज पर अभी हम हैं। और अगर हम इसको देखेंगे और इस पर काम करेंगे तो यकीनन हम धीरे धीरे अपनी यात्रा में जाएंगे। जी, बस मेरा यही कहना है कि एक विजन अवश्य होना चाहिए। जैसा आपने कहा, बिल्कुल बहुत ही
आरंभिक दौर में है डिसेबिलिटी डिस्कोर्स अभी भारत में, तो कम से कम, और वैसे भी भारत में क्या वैसे भी, तो हमारे पास लेकिन एक जब तक विजन नहीं होगा ये तीनों स्तंभों का, हमें कि अगर ये विजन लेके चलेंगे, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा, इसलिए हमने ये 3 सेशन इस क्रम में रखे। तो अगर हम ये विजन लेके चलेंगे तो आज जो यात्रा, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आज आरंभ हुई है, आरंभ तो बहुत पहले से है, पर शायद इस तरह की संगोष्ठी पहली बार कहीं आयोजित की जा रही है विकलांगता विमर्श पर साहित्य में। तो जो शुरुआत है यात्रा की वो कहीं आगे जाएगी, लेकिन उसके लिए हमारा जो विजन है वो बहुत स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए, और उस विजन में ये तीसरा स्तंभ, ये तीसरा आयाम भी अनिवार्य रूप से जुड़ा होना चाहिए, ऐसा मेरा नम्र निवेदन है। रजनीश जी, आप क्या सोचते हैं? जी सर, बिल्कुल। मैं वही कहना चाह रहा था कि सर हमारे प्रति, समाज के प्रति हमारी जो प्रतिभा है और हम जिस तरह से पुष्ट कर पा रहे हैं, हमारी समस्याओं को तो उठाना ज़रूरी है ही। और यहाँ सर चूँकि कोई हमारे साथ दृष्टिबाधित महिला पैनलिस्ट नहीं है, तो मैं ये भी कहूँगा कि दृष्टिबाधित महिलाओं की जो अपनी पीड़ा है, जिस तरह से सामान्य महिलाओं की वो जो इंटरसेक्शनलिटी है, बिल्कुल डिसेबिलिटी डिस्कोर्स का एक अनिवार्य अंग है, और वो भी अद्भुत, मतलब कह सकता हूँ कि बहुत गहरी है और काफ़ी पीड़ादायक घटनाएं घटती रहती हैं। उन पर भी जो सामान्य लेखक हैं, देखिए हम लोग तो लिखते ही रहते हैं और लिखना चाहिए, नहीं लिखते हैं तो भी, लेकिन हाँ, तो उनको भी लिखना चाहिए, मेरा यही कहना है सर। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रजनीश जी आपका धन्यवाद, एएसएबी का धन्यवाद, गौरी जी का धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेश आशुदानी रकीब साहब और रजनीश रजत जी, इस सेशन को चलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे जटिल एक विषय पकड़ के इस पर बात की और एक नई संभावनाओं के बारे में चर्चा की, और इस पर काफ़ी लोगों के मन में अपने अलग सहमतियाँ भी रही, तो उन सब पर भी आगे बातचीत होगी, फिर किसी संगोष्ठी में और इस पर कुछ मंथन करके लोग आएंगे।